बिल्कुल होगा, जरूर कुछ ना कुछ होगा। चलिए अजय जी हमारे बीच में आ चुके जी हैं। जी। मैं सर हाँ, मेरा मंच से आपका स्वागत करती हूँ और नमस्ते सबको। अभिनंदन करती हूँ कि आपने हमारे साथ में आना और चर्चा करना स्वीकार किया। जैसा कि पता ही है कि हम रोज किसी न किसी बात या किसी न किसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जी टॉपिक है कथा गायन वाचन शैली। मेरे ख्याल से जी। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो अब इसके ऊपर इसको अच्छे से इसके तत्व के बारे में आज हमारे साथ अजय जी हैं, वो बात करेंगे। स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये देखने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग हैं कौन कौन लोग हैं, और ये सब वैसे विद्या लोग हैं। विद्यार्थी बाप रे लोग बाप। कौन कौन है? हम सब विद्यार्थी लोग हैं भाई। हाँ, हम लोग सब विद्यार्थी हैं। जी जी। हाँ हम लोग रंग अरे, संगीत नहीं मालूम है। हाँ हम अरे सब बाबा रे बाबा, ये कौन बोल रहे हैं पीछे से ये सारी बातें? ये कौन लोग हैं? हम जिनको सब देख देख अजय के बड़े हुए सीखे। अजय हम सब स्टूडेंट है तुम्हारे। अरे हाँ बाप रे भैया, सबसे कमाल की बात यही है ना, डर की बात है ये, तो कमाल की भी है और डर की और सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने मुझे बड़ा होता हुआ देखा है। हाँ। वहां से देखा है जब से मैं चला था, और चल के आज यहाँ तक थोड़ा सा कहीं भी पहुंचा हूँ और वहां आपके सामने दौड़ना पड़े, तो आप समझ रहे हैं ना हालत क्या होगी। हमारा डर तो भाड़ लगता बड़ा है। हो गया है, बड़ा भाड़ अरे तो बड़ा बाबा, भाड़। अरे इस बात से ना एक बात याद आई, वहां से मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, क्योंकि सारे गुरुजन हैं, सब बड़े लोग हैं, और आप सब मेरी नस नस से वाकिफ हैं। आपको मैं क्या यहाँ बोलूंगा और क्या कर लूंगा, क्या बता लूंगा। तो उनके सामने बड़ा मुश्किल है ये। अजय जी हमारे जी साथ जी जी। करीब 20 लोग हैं। तो जैसा कि वाह, रूल है कि मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, जिससे पीछे के सही है। बैकग्राउंड की म्यूजिक ना आए। तो जो लोग बोल रहे हैं अच्छा, वो आपको दिख रहे हैं, अदरवाइज आपको सुनने वाले यहाँ पर ठीक है 20%। ठीक है ठीक है। तो मैं एक बात से शुरू करना चाहूंगा, जो अभी बसंत भाई ने कहा, बसंत भैया हम उनको बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा भांड तो है ना, वो बड़ा हो गया है। तो एक बार गया में शो था, और ऋषिकेश भैया, ऋषिकेश सुलभ शो देख रहे थे, और उसके बाद उन्होंने हंस में एक आलेख छाप दिया, और उसमें हंस में या कथा देश में, हंस में, कथा हाँ देश में, कथा देश में। कथा देश में, कथा देश में, कथा देश में उन्होंने आलेख छाप दिया, और वो मुझे 15 साल बाद परफॉर्म करते हुए देख रहे थे। और उस आलेख का शीर्षक था, जैसे ही मैंने पढ़ा, पढ़ते ही मैंने उनको फोन लगाया, क्योंकि लिखा हुआ था उच्च से उत्कर्ष तक की यात्रा। तो जैसे ही मैंने पढ़ा उच्च से उत्कर्ष तक की यात्रा, और वही बात थी कि बड़ा भांड बड़ा हो गया, तो मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा आपने आज मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। आपने मुझे बर्बाद कर दिया। तो ऋषिकेश भैया बोले क्या हुआ? मैंने कहा आपने क्या लिखा है उसमें? आपने लिखा उच्च से उत्कर्ष तक की यात्रा, तो आपने उत्कर्ष पे मुझे पहुंचा दिया, अब मैं जाऊं कहाँ? क्या करूं? घर बैठ जाऊं, रिटायरमेंट ले लूं, थिएटर बंद कर दूं? तो मैंने कहा मत करिए, मुझे चलते रहने दीजिए। तो कथा गायन वाचन की वो परंपरा वहां थी, तो वो भी बड़ा भांड देख के उन्होंने लिखा था। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत कोई थ्योरिटिशियन नहीं हूं और न ही कोई इतिहासकार हूं। तो कथा गायन वाचन की जो परंपरा है, कल लोकेंद्र भैया भी बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे हैं, और बातें वही हैं, कहीं कोई नई चीज नहीं है। मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं अगर देखा जाए तो। अगर सिंपली मैं आप लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं, जो परिचित हैं, उनके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है, जो नहीं परिचित हैं उनके लिए मैं सिंपल अगर समझाने की कोशिश करूं साधारण भाषा में, तो कथा गायन वाचन एक ऐसा काम है जिससे हम सब रूबरू हैं, सब परिचित हैं, कोई इससे अनभिज्ञ नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि हमने उसके रूप को पहचाना नहीं। हम जिस भी प्रदेश में रहते हैं, हम बचपन से ही जहां भी बड़े हुए, पूरी दुनिया में कथा गायन वाचन की परंपरा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में बृहद मामला है, बहुत बहुत है। हर 100 किलोमीटर पे कथा गायन वाचन की परंपराएं बदल गई हैं। तो आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब हम दादा दादी, नाना नानी से बचपन में कहानियां सुन रहे होते हैं, और सुन के सो रहे होते हैं, रातों की नींद आती है कई बार कहानियों में, तो वो कथा गायन वाचन की ही परंपरा है। कथा गायन वाचन की परंपरा तो वहां से शुरू हो गई। आप धर्म ग्रंथ उठा के देख लीजिए दुनिया का, आप दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ का नाम लीजिए, वो कथा गायन वाचन का सबसे अनूठा उदाहरण है। चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता, कुरान, बाइबल, पुराण, आप कहीं भी उठाइए, आपको सब छंद में, लय में लिखी हुई बातें मिलेंगी, और सब कहानी कथा कहने की परंपरा के का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, जिसमें आप
वाचन अगर हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो कथा, कहानी, कथा कहने की परंपरा से हम सब लोग आए। वाचन, वाचन आप समझ रहे हैं, और कथा गायन वाचन की परंपरा, गाना और बोलने के बीच की एक परंपरा, जिसको अगर मैं उदाहरण से समझाना चाहूं तो कारंत जी बड़ी अच्छी बात कहते थे जब हम लोगों को पढ़ाते थे कि बोलो तो ऐसा बोलो संवाद की लगे कि तुम गाना गा रहे हो, लय में हो, और गाओ तो कई बार ऐसा लगे कि वो संवाद बोला जा रहा है, तो दोनों के बीच में खड़े रहो। तो कथा गायन वाचन की जो परंपरा है वो दरअसल सबसे बढ़िया उदाहरण है कारंत जी के इस उदाहरण, इस बात का। हम बीच में खड़े होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब हम थोड़े से अभिनेता के तौर पे उसको लेते हैं। एक होता है कहानीकार के तौर पे, कोई मुझे कहानियां सुना रहा है, सिर्फ कथावाचक है। और जब एक अभिनेता कथा गायन वाचन की परंपरा में आता है तो क्या करेगा, फिर वो आंगिक गतियों का भी इस्तेमाल करेगा, फिर वो वाचिक का इस्तेमाल करेगा, फिर कॉस्ट्यूम भी पहनेगा, फिर 10 तरह की चीजें उसमें घालमेल करेगा, और वो नाट्यशास्त्र की उस परंपरा का भी पालन करेगा जो है। लेकिन उसके पहले उसके गूढ़ बीज में जाते हैं। अगर बीज में जाएं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ से आए, मैं कहाँ से आया। बेसिकली मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, आप सबको याद होगा, शर्मा बंधु अभी भी हैं, गाना गाते हैं। उनका बहुत फेमस गाना है, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुबर की छाया। ये गाना सबको मालूम है। मैं बहुत छोटा था उस समय, रंगमंच की शुरुआत हुई थी, और मैंने देखा कि ये 4 भाई मिलके यार कुछ गाते हैं। गाते गाते एक ना थोड़ा सा चुप होता है, वो कुछ आलाप करता है, दूसरा कुछ कहानी सुनाने लगता है, तीसरा जब कुछ बोल रहा होता है, चौथा पीछे से कुछ बोलता है, और वो कभी बोलने लगते हैं, कभी गाते हैं। मुझे बहुत कमाल की वो विद्या लगी। मुझे लगा कि ये कर क्या रहे हैं, कोई बोलने लगता है, कोई गाता है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी साथ में चल रहा है, सब कुछ हो रहा था। तो मैं थोड़ा मेस्मराइज हुआ, मैंने कहा ये है क्या। फिर उसी समय जब रंगमंच शुरू ही किया था, जो लोग पटना से परिचित हैं, जो लोग सुन रहे हो, पटना के गांधी मैदान में, अगर मैं ध्यान से, मुझे याद है तो एक मांदल बजा के आल्हा उधल गाने वाला, उनका लक्ष्मी या कुछ नाम था, तो बुजुर्ग हो गए होंगे, वो पटना में बैठते थे। और हम लोग पटना के गांधी मैदान में नुक्कड़ करने जाएं या ऐसे भी घूमने जाएं तो एक मांदल के बैठते थे, एक गिलास पानी होता था लोटे में उनके पास, और वो आल्हा उधल की कहानियां सुनाते थे घंटों। और हमें पूरे चरित्र, दिन के 2 बजे, ना कोई सेटअप है, ना कोई लाइट है, कुछ नहीं, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक आदमी है और वो आला उदल सुना रहा है, और आपको सारे चरित्र दिखते थे। मैं इन दोनों से इतना प्रभावित हुआ कि एक आदमी कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, कहानियां सुना रहा है, और आपको सब कुछ दिखता है। फिर उसके बाद तीसरी विधा जो मेरे सामने आई ऐसी ही, वो थी पांडवानी, छत्तीसगढ़ में। जब पांडवानी में महाभारत सुनाया जा रहा है तो वहां कुछ नहीं, एक आदमी, एक औरत, जो भी है, जो सुना रहा है या सुना रही है, एक तानपुरा है, पीछे साजिंदे हैं, और भीम भी आ रहा है, अर्जुन भी है, कर्ण भी है, भीष्म पितामह भी है, और सारे चरित्र ऐसे लगता था कि हाँ, मतलब वो जब तीजन बाई भीम बन के आती थी या शांति वर्मा, तो औरत नहीं दिखती थी, वो लगता था भीम भीम काय हो जाती थी वो। और वो जब भीष्म बनती थी तो भीष्म, और द्रौपदी बने तो द्रौपदी, और सबके संवाद वैसे ही गायकी में। इन तीनों को देख के मुझे, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे लगा ये कौन सी विधा है भाई। एक आदमी ना कोई कॉस्ट्यूम पहन रहा, ना कुछ, चमत्कार कौन सा है कि जब सारे चरित्र आपको दिखते हैं, सभी चीजें हो रही है, बात संवाद भी हो रहा है, और घंटों आप सुनते हैं और बोर नहीं हो रहे हैं। यहां से मैं प्रभावित हुआ था कथा गायन वाचन की ओर। मैं उस परंपरा से तो नहीं आता, लेकिन मुझे इतनी अच्छी लगी ये कला कि मैंने कथा कहानियां सुनाने और उसकी कोशिश शुरू की। और तब मेरे अंदर वो आग जली थी कि यार क्यों ना स्टोरी सुनाई जाए, गा के, बोल के, लय में। और सबसे पहली कहानी जो मैंने सुनाई थी वो थी दुविधा। जो लोग विजय दानदेथा जी से परिचित हैं, जी जी, उनको मालूम है, जी। उनसे अच्छा स्टोरी टेलर कथा गायन वाचन में मैं बहुत लोगों को ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, तो उनकी कहानियां उठाई थी। और मैंने, मुझे अभी भी याद है, 92 में शायद मैंने पहली बार ये कोशिश की। कालिदास रंगालय में पीछे हम 5 लोग थे, ठीक शर्मा बंधु की तरफ बैठे, दुविधा लेके बैठे, दुविधा कहानी, और हमने कहानी नरेट की थी, हारमोनियम, ढोलक, तबला सब लिया। और पहली बार लोगों को इतना अच्छा लगा कि हमें दूसरा शो करना पड़ा उसी दिन शाम को। और मुझे लगा कि ऐसा है गुरु, ये काम किया जा सकता है ये तुम कर पा रहे हो और अच्छा कर पा रहे हो। तो कथा गायन वाचन वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, कालिदास रंगालय, प्रेमचंद रंगशाला, पटना से। और उसके पहले भी अगर जाएं तो सबसे कमाल की बात हुई थी निर्माण कला मंच। संजय भैया अगर सुन रहे हो या संजय भैया के पास ये बात पहुंचे, तो मैं निर्माण कला मंच से बिलोंग करता हूँ, वहीं का हूँ। और उसके बाद रंग विदूषक भोपाल, 2 संस्थाओं के बीच मेरी जिंदगी में बहुत सारी संस्थाएं आती जाती रही। तो निर्माण कला मंच में विदेशिया का रिहर्सल होता था, और विदेशिया का रिहर्सल जब होता था तो भिखारी ठाकुर कथा गायन वाचन के बहुत बड़े उदाहरण है। अगर देखा जाए तो एक तरफ शेक्सपियर को ले लीजिए, एक हमारे यहाँ भिखारी ठाकुर बोलते हैं। भिखारी ठाकुर की सारी रचनाएं
सब गद्य में है, पद्य में, दोनों के बीच खड़ी होती है। वो गाना भी है, उसमें बोलना भी है, उसमें संवाद भी आप बोलते हैं, बोलते बोलते कब गाने लगते हैं, कब गाते गाते नाचने लगते हैं, और नाचते नाचते कब चरित्र चुपचाप आप अपने जो आप हैं उसमें बदल जाते हैं। यानी एक ही समय में आप सूत्रधार भी होते हैं, सूत्रधार अचानक बात करते करते चरित्र में बदल जाता है, चरित्र गाने लगता है, चरित्र नाचने लगता है, और आप सब कुछ करते हैं और ऑडियंस के सामने ही करते हैं। तो हम लोग खिड़की से छुप छुप के देखा करते थे, वो भी अंदर घुसते घुसते, और संजय भैया रिहर्सल कराते रहते थे और खिड़की से चीजें बाहर आके अंदर जा रही थी। एक दिन उन्होंने ऐसे ही मजाक किया, तो पटनैया में बोले कि का रे नाटक कर बे। तो खिड़की पे बैठे थे हम लोग, बच्चे हुआ करते थे, नाटक कर बे, और अचानक मुंह से निकला कि करेंगे भैया। तो बोले अंदर आ जा दरवाजे से। और उस दिन जो दरवाजे से अंदर घुसा, तो सच्चाई है कि आज तक बाहर नहीं निकल पाया। वो दरवाजा एक बार जो अंदर ले गया, तो फिर वो विदेशिया मेरे जिंदगी का पहला नाटक था, और वो कथा गायन वाचन का ही नाटक है। तो वहीं से शुरुआत हुई, तो ये सब कुछ अंदर जाता चला गया। तो कथा गायन वाचन की परंपरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा उसका बोझ उठा के दौड़ रहा हूँ या मैं झंडा उठा रखा है, नहीं। मुझे वो चीज अच्छी लगी और मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं करता चला गया। और अब अभी 20-25 साल हो गए और मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ, निभाह ले रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। अब इसकी चुनौतियों पे बात आएगी बाद में, वो हम कर लेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ मुझे 2-3 और लोग देख रहे हैं, बंटे भैया दिख रहे हैं, और भी कई लोग दिख रहे हैं। तो बाप अरे अरे बहुत अच्छा बोल रहे हो, बोलते रहो। अरे भैया आप बहुत अच्छे दिख रहे हो मुझे, अभी आप मजा आ रहा है आपको देख के। बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। ये इस तरह से वो यात्रा मेरी शुरू हुई थी, लेकिन बहुत आसान नहीं थी यात्रा, क्योंकि जब धीरे धीरे आप घुसते हैं ना किसी चीज में, फिर वहां याद आती है एक बात कि जब जाना तो जाना कि कुछ नहीं जाना। जितना आप जानते जाते हैं आपको पता चलता है आप कुछ नहीं जानते हैं। तो शुरू में बड़ा मजा आता था जगलरी करने में। जैसे जैसे घुसते गए तो पता चला कि गुरु ये एक ऐसी कला है कथा गायन वाचन, इसको करने के लिए गाना भी आना पड़ेगा, नाचना भी पड़ेगा, है ना। फिर आपको बहुत अच्छा बोलना ही पड़ेगा, कविताएं पढ़नी आनी पड़ेगी, लय में होना पड़ेगा, सुर में होना पड़ेगा। दिमाग खराब होना शुरू हुआ कि भैया इतना आसान नहीं है, पंगा ले लिया आपने। तो मैंने जितना कुछ सीखा ना, मैं सच बताऊं आपको, तबला बजाना 4 साल तबला बजाया, तो फिर हारमोनियम, फिर आप कह ले कि ढोलक बजाने से लेके जो कुछ भी जिंदगी में करना पड़ा, वो सब मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मुझे अभिनेता बनना था। मुझे कोई म्यूजिशियन नहीं बनना था, कोई मुझे हारमोनियम वादक नहीं बनना था, कोई तबला वादक नहीं बनना था। लेकिन उन सब ने मेरी मदद की, और उस यात्रा में सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो 3 लोगों की रही है। उनका नाम लिए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, उसके बाद सारे सवाल आएंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। एक तो संजय भैया, जो कुछ इधर दे के चले गए, थप्पड़ मार के चले गए, ठोक बजा के चले गए, जो भी वहां। और संजय भैया से अभी भी बात होती है, 2 दिन पहले बात हो रही थी। तो उस समय सीखने सिखाने की जो परंपरा थी, अभी तो कोई यकीन भी नहीं करेगा कि हम लोग मार भी खाते थे रंगमंच में। कब आकर के पटाख लग गया, सुर गलत होने में, ये गाना गलत उठाया तो एक लग गया। तो वो घुसती थी कला, शरीर से दिमाग से दोनों से। संजय भैया आए, फिर उसके बाद कारण जी के साथ मैंने बहुत सारा समय बिताया, और वो जो देख के गए, संजय भैया ने सिखाया। फिर एक्सटेंशन में कारण जी आए, फिर एनएसडी आया, तो एक और मिले मुझे, उनका नाम है भास्कर चंद्रावरकर। ये तीनों ऐसे नाम हैं कि तीनों अगर थोड़ा थोड़ा भी ऐसा फेंक के भी चले जाएं आपके ऊपर थोड़ी थोड़ी चीजें, और अगर आपको उसकी सुगंध आ गई, आपने थोड़ा सा चख लिया, तो कुछ तो जीवन में कर ही जाएंगे। तो ये तीनों मेरे गुरु रहे। अगर मुझे कथा गायन वाचन या इन सब चीजों के बारे में जो जानकारी बढ़ी और अलग अलग आयाम में बढ़ी, तो वो इन तीनों की वजह से हुआ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए, आज मैं कुछ गलत बोल जाऊं, तो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी अज्ञानता होगी। बाकी जो कुछ सही बोलूं या जो सही कर जाऊं, वो सब इन तीनों का है मेरा कुछ भी नहीं। तो ये है शुरुआत मेरी कथा गायन वाचन की। अब इसके आगे बात आती है कि चुनौतियां क्या क्या रही। सबसे पहली चुनौती ये रही थी कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कौन सी कहानी कहूंगा। क्योंकि कथा गायन वाचन को जब आप शुरू करते हैं ना, तो आपके सामने समस्या ये नहीं रहती है कि आप करेंगे कैसे, क्योंकि आप धीरे धीरे सीखते हैं, तो करेंगे कैसे आने लगता है। क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि क्या करेंगे एक ऐसी समस्या है कि आपको स्क्रिप्ट या कहानी ऐसी मिलनी चाहिए, या कहानी को आप कैसे हैंडल करेंगे जो लय में भी हो, सुरीली कहानी हो। और इसी क्रम में ढूंढते ढूंढते मुझे नहीं पता था विजय दानदेथा कौन है, वो क्या लिखते हैं। एक दिन एक कहानी पढ़ी, और छोटी सी कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई, और वो कहानी थी दुविधा। मैंने उस समय दुविधा पहली बार पढ़ी थी, मैंने पढ़ा भी नहीं। तो बहुत कमाल की कहानी लगी, और कहने का तरीका देखिए।
मैं फिर उसके बाद बड़ा भांड आया। लिखने का तरीका इतना कमाल है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि बोल रहे हैं, बोलते हैं तो लगता है गा रहे हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, विजयदान मुझे क्यों पसंद आ गई इतना, और हमने बहुत काम किया उसके बाद। आज भी वो मैं कहानियां ढूंढता हूँ तो अभी भी 3 कहानियां पढ़ी हैं विद्या जी की। अब देखिए बड़ा भांड में वो क्या लिखते हैं, कमाल की लेखनी है उनकी, और हर कहानी के पहले वो एक संदेश देते हैं, उससे वो कहानी शुरू करते हैं। बड़ा भांड की 4 लाइनें सुनाता हूँ, देखिए पता चलेगा कि क्यों अचानक वो पसंद आ जाते हैं कथा गायक वाचकों को। कि बात को केवल सुनने, पढ़ने और याद रखने से कुछ नहीं होता, उसके मर्म को आचरण में बरतना ही सबसे बड़ी बात है। तो ये बात भी कुछ ऐसी ही है। ऐसा सम आता है ना, बोलने में ही सम आता है, अपने आप फुल स्टॉप कॉमा सब दिखता है, ऐसा लगता है आप गा रहे हो, उछल रहे हो शब्दों के साथ। कि एक था शंकर भांड, तरह तरह के स्वांग लाने में ऐसा प्रवीण कि उसकी नकल के सामने असली बात भी स्वांग जैसी लगती। एक ही स्वांग को कई दिनों तक रखता है, जब तक वो खुद प्रकट नहीं करता किसी को भी उसके स्वांग की पहचान नहीं हो पाती थी। 100 तरह की बोलियां जानता था, पंछी जानवरों की आवाजें हूबहू अपने गले में बिठा लेता, खुद जानवर तक पहचान नहीं सकते थे कि कोई मनुष्य उसकी नकल कर रहा है। सेठ, भील, साधु, गुजरी, साईं, हनुमान, भिखारी के ऐसे ऐसे स्वांग लाता कि देखते ही बनता। तो जिस किसी ने उसके स्वांग को देखा वो इस बात की तायीद करता कि एक चेहरे के बजाय उसके पास अनेक चेहरे हैं और बोलने के लिए एक कंठ के बदले कई कंठ। ये इतना कमाल का है ना कि वो याद हो जाता है, वो लय इतना बढ़िया है उसका कि वो चीजें याद हो जाती है। तो विजयदान मुझे पसंद आए, और तब मेरी जिंदगी में 2 कहानियां जुड़ी, एक दुविधा और एक रिजक की मर्यादा, जिसको मैं बड़ा भांड के नाम से करता हूँ। और गुरुओं का आशीर्वाद रहा कि उन दोनों कहानियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो सबको पता है, और फिर वो दोनों कहानियां जिंदगी से जुड़ी और मैं कथा गायन वाचन की तरफ इन 2 कहानियों के साथ बढ़ा। और आज उसके सैकड़ों शो हो चुके हैं, बड़ा भांड के 200-250 से ऊपर शोज हो चुके हैं, दुविधा के हो चुके हैं, आप लोगों ने देख रखा है। फिर उसमें गाने लिखता चला गया, फिर गानों को कंपोज करने और उसको संगीतबद्ध करने की भी एक समस्या थी, वो समस्या सामने आई। लेकिन इसके पहले कि मैं इन चीजों पे आऊं कि दोनों नाटकों के साथ मेरे साथ क्या हुआ और मैं कैसे इसको आगे बढ़ा, बीच में कोई अगर सवाल हो, किसी को लग रहा हो कि कथा गायन वाचन की इस परंपरा का और कहीं से लेना देना है, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप ये सवाल करें, आप जिस भी प्रदेश के रहने वाले हैं जरा ध्यान दीजिए, आपके गली मोहल्ले में कथा गायन वाचन की परंपरा है। अगर आप बिहार जाते हैं तो वहाँ कितनी सारी परंपराएं हैं, वहाँ विदेशिया है, जट जटिन है, मुगा खटवारिन है। आप छत्तीसगढ़ चले जाएं, उधर आप जाएंगे तो नाचा है, गम्मत है, सब नाचने गाने की जो परंपरा, सब कथा गायन की परंपराएं है, पांडवानी है। आप साउथ इंडिया चले जाइए, वहाँ यक्षगान है, तेरे कुट्टू फोक फॉर्म है। आप कश्मीर जाइए, वहाँ भांड दुहाई है। हरियाणा जाइए, वहाँ स्वांगी है। आप जिस प्रदेश में जाएंगे, महाराष्ट्र आइए, यहाँ तमाशा है। कथा गायन की वाचन की परंपरा के नाम सिर्फ अलग अलग हैं, वो विधा एक ही है, भाषा अलग अलग है। तो इतना फैला हुआ है कथा गायन वाचन, इतने नामों से फैला हुआ है कि आप जहां के भी होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप किसी न किसी कथा गायन वाचन की परंपरा से जुड़े हैं, आपने उसको देखा है। बस हम चूंकि ध्यान नहीं दे रहे कि अच्छा हमारे यहाँ इतनी अच्छी एक कला पड़ी हुई है जिसमें कहानियां गाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होने से लेकर आदमी के मरने तक गाने और बजाने की परंपरा है, तो फिर तो घर घर में है, हम और दूर कहाँ चले जाएंगे। तो और कुछ अगर बीच में कोई सवाल हो तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, कौन सी कथा, झारखंड में कौन सी कथा गायन वाचन होती है? देखो, अगर हम लिस्ट निकालने लगे तो मैंने फिर वही कहा, मैं इतिहासकार नहीं हूं। मैं बिहार में ही इतनी सारी है कि उसके नाम नहीं जानता हूं, मैं 4-5 के नाम जानता हूं। झारखंड में अगर जाएंगे तो वहाँ आदिवासी फोक परंपराएं बहुत सारी हैं, जिसमें 2 तो मेरे साथ काम करते थे, मैं उनका नाम भूल गया, वो क्या गाते थे। और नगपुरिया में जाओगे तो नगपुरिया में 2 चीजें हैं, जिसका उसका भी मैं नाम भूल चुका हूँ। वो दोनों गाते थे, मैं उनके साथ गाता था, पर वो बहुत कमाल की कला है। अगर देखा जाए तो झारखंड अब तो अलग हो गया ना बिहार से, पहले तो झारखंड और बिहार एक ही था, तो हम दोनों टेरिटरी में घूमते रहते थे। उनकी फोक कलाएं, उनकी लोक कलाएं, उनके क्षेत्र से हम ले लेते थे कुछ, हमारे से वो ले लेते थे। अभी दोनों अलग हो गया, नागपुरिया अलग हो गया, बिहारी अलग हो गया, वैसा है नहीं। नाम मैं बहुत सारे नहीं जानता हूँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन हाँ, अब दोनों एक ही तरह की हैं, ये मेरा पूरा विश्वास है और मैंने देखा है आंखों से, इसलिए मैं जानता हूँ। जी, कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं आऊंगा कि इसकी चुनौतियां क्या है, क्यों मैं वहां पे रुका हुआ हूँ, क्योंकि वो फिर लंबे उदाहरण के साथ कुछ गायन वगैरह फिर करके बताएं। देखिए, मेरा ये मानना है, जो मेरे अपने अनुभव हैं, और
जितने सारे गुरुजन यहाँ बैठे हैं जिनसे मैंने सीखा है उनसे ही सीखा है ये सारा कुछ। एक अभिनेता का जो संगीत है चूंकि मैं कथा गायन वाचन की परंपरा पे कुछ काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये बात, अगर मैं नहीं भी करता तब भी एक अभिनेता का संगीत क्या होगा। एक सवाल आता है हर बार, हम जैसे ही म्यूजिकल नाटक की बात करते हैं और कहते हैं कि संगीत में म्यूजिकल नाटक है ये, तो मुझे समझ में नहीं आता कि म्यूजिकल नाटक का मतलब क्या। एक ऐसा नाटक जिसमें 10-15 गाने होंगे, एक ऐसा नाटक जिसमें एक सूत्रधार होगा या अभिनेता गाता होगा, नाचता होगा, तो क्या हम उसको म्यूजिकल नाटक कह रहे हैं? बड़ी अच्छी बात है। मेरा मानना है कि उसको म्यूजिकल नाटक ना कह के संगीत प्रधान नाटक कहें, क्योंकि संगीत तो हर नाटक में है। मैं कह रहा हूं मोहन राकेश के आधे अधूरे में संगीत नहीं है क्या? तुगलक संगीत में नहीं है क्या? अगर लहरों के राजहंस में कोई गाना नहीं है पीछे, आषाढ़ का एक दिन में कोई गाना नहीं है पीछे, तो क्या वो संगीतमय नाटक नहीं है क्या? बिना संगीत की शिक्षा के या जानकारी के, और शिक्षा की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो राग रागनियों की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्या वो नाटक संगीत में नहीं? वेटिंग फॉर गोदो, अगर आप संगीत, अगर आपको लय और सुर की जानकारी ना हो आप नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि एक अभिनेता का संगीत जो है वो सबसे पहले लय से शुरू होता है। बार बार ये सवाल आता है कि अगर कोई अभिनेता गाना नहीं गाता हो तो क्या वो बहुत अच्छा एक्टर नहीं होगा? जरूरी है एक अभिनेता का सिंगर होना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है अगर आप सुर में हैं, आप गाना गाते हैं और अभिनय भी करते हैं, सोने पे सुहागा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सुर में हो, गाना गाएं तभी आप अभिनय कर पाएंगे। लेकिन आप लय में होने जरूरी होने चाहिए। अगर आप लय में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लय बहुत जरूरी है। अगर लय में नहीं है तो आप, मैं कह रहा हूं लय में नहीं है तो आप हनुमान चालीसा भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, आप कविताएं नहीं पढ़ सकते, आप आधे अधूरे भी नहीं पढ़ सकते, आप राम की शक्ति पूजा भी नहीं पढ़ सकते, आप मुक्ति बोध भी नहीं पढ़ सकते। सुर बहुत दूर है। मैं कह रहा हूं गाना बजाना छोड़ दीजिए, गाना बहुत दूर की चीज है, लय बहुत जरूरी है। अगर लय नहीं है ना तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक अभिनेता का संगीत उसके लय से शुरू होता है। इसीलिए हमारे यहाँ कई बार कहा गया है कि शरीर सुरीला होना चाहिए। अगर आपको गाना बजाना ही सीखना है बहुत अच्छा, तो गंधर्व महाविद्यालय जाइए, वहां बहुत अच्छा गाना बजाना सिखाया जाएगा। मुझसे अच्छे लोग हैं और गुरुओं से अच्छे हैं, वैसा हम इस जन्म में नहीं गा पाएंगे, लेकिन क्या बहुत अच्छा गाना गाने वाला बहुत अच्छा अभिनेता हो जाएगा। लेकिन लय अगर नहीं हो तो गायक तो छोड़ दीजिए, आप अभिनय नहीं कर सकते। आप बताइए मुझे एक अभिनेता दुनिया का बताइए, एक एक्टर ऐसा मेरे सामने लाइए उदाहरण के तौर पे, जिसको आप ये कह सके कि वो बेताला है और फिर भी बहुत अच्छा अभिनेता है। बेताला है, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ता है, क्या बात है यार, उसको लय सुर की कोई जानकारी नहीं है, अच्छी कविताएं पढ़ता है, अच्छा डायलॉग पढ़ता है। नहीं हो सकता। अगर ऐसा मिल जाए तो जरूर मुझे मिलवाइएगा, मैं मिलना चाहूंगा। सुर में नहीं हो चलेगा, लय में होना जरूरी है। नहीं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, ये भी लय में नहीं आएगा। और राम की शक्ति पूजा भी लय में नहीं आएगा। मुक्ति बोध भी हाय हाय तोल्स तोय कैसे मुझे देख गए तारों के बीच बीच घूमते व रेंगते, ये पढ़ने के लिए भी एक लय का संस्कार चाहिए। सुर बहुत बाद में है। तो जब मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब भी किसी वर्कशॉप में जाता हूँ, वो बोलते हैं कि अच्छा कुछ गाना बजाना होगा, तो मैं बहुत दूर, गाना बजाना बहुत दूर की बात है। पहले हम लय में चलना शुरू करेंगे, हम चलेंगे, सीखेंगे, बोलना सीखेंगे लय में, उस फुल स्टॉप और कॉमा को समझेंगे जो राइटर ने दिया है, उसके बाद हम अपना पंक्चुएशन बनाएंगे। अगर लय नहीं आएगा तो गाना तो बहुत दूर की बात है, हम भी नहीं पाएंगे। तब वो कई बार सवाल उठाते हैं, जैसे मैं हर बार कहता हूं कि एक बात मुझे बताइए, जब लिखा हुआ है रुस्तम सोहराब की पहली लाइन, उसमें लिखता है कि रुस्तम खरामा खरामा चला आ रहा है। अभी मुझे ये बताओ, अगर म्यूजिक की जानकारी ना हो, सुर का सेंस ना हो, लय का ना हो, ये खरामा खरामा आना क्या होता है? या अभिज्ञान शाकुंतला में विदूषक चला आ रहा है, तो क्या विदूषक और विक्रम एक ही लय में आएंगे क्या? वो अलग अलग लय में आएंगे। सुर तो छोड़ दीजिए, अभी बहुत दूर की बात है। और जब वो लय में आने की हम बात करते हैं, तब हम बात करते हैं कि उसका शरीर सुरीला है। कई बार हम बड़े लोगों को ही कहते सुना है मैंने, अपने गुरुओं को, क्या बात है, क्या सुरीला अभिनेता है यार। तो मैंने कहा यार इस नाटक में गाना तो एक भी नहीं था, तो ये कह रहे हैं कि बहुत सुरीला एक्टर है यार। तो मुझे बात समझ में नहीं आई कि ये जो नाटक अभी देखा मैंने, इसमें ना बैकग्राउंड म्यूजिक था, ना कोई गाना था, और मेरे गुरुजन कह रहे हैं कि बहुत सुरीला अभिनेता है यार। तो वो कौन से सुर की बात कर रहे हैं? वो कौन सा गाना गा रहा था भैया मंच पे? वो तो बोल रहा था, बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा था। तो तब समझ में आता है कि अभिनेता का सुर जो है वो सिर्फ गले का मोहताज नहीं, यहाँ की बात वो नहीं कर रहे थे। वो यहाँ से लेके नीचे सर नक से शिख तक की बात कर रहे थे कि एक अभिनेता जब चल के आए ना, तो उसका चलना भी सुरीला होना चाहिए, शरीर सुरीला होना चाहिए। चल के आए तो लगे कि गा रहा है, गाए तो लगे कि क्या बात है यार। तो वो मैं मानता हूं हमेशा। और इसी के साथ मैं एक चीज और उसमें मेंशन करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा, जो मेरा नहीं है। आपने कई बार देखा होगा
तब सुर का महत्व कहाँ है? अगर लय ही लय सब कुछ है तो सुर का हम करेंगे क्या और कैसे सीखेंगे? अभिनेता गाना बजाना कैसे सीखे? एक गाना बजाना सीखने के लिए एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करते हैं, वो गाना बजाना सिखा सकता है। हम और आप कैसे सीखेंगे? उसके लिए कुछ चीजें हैं जो मेरी इजाद की हुई भी हैं और बहुत सारे गुरुओं की इजाद की हुई हैं। उसका हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले जब हम शुरू करते हैं तो हम कई बार डांट भी सुन चुके हैं इन बातों के लिए कि थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। जैसे ही डायरेक्टर बोलता है, हमें निर्देशक या गुरुजन बोलते हैं वॉल्यूम बढ़ाओ, हम एक्साइटमेंट में पिच बढ़ा देते हैं, और जब बोलते हैं थोड़ा ऊंचा बोलो ना यार, तो चिल्लाने लगते हैं। सिंपल लेमैन की भाषा में समझने की जरूरत है कि वॉल्यूम बढ़ाना और पिच बढ़ाने में आसमान जमीन का फर्क है। वॉल्यूम बढ़ाना हमेशा पिच, वॉल्यूम एक ही उसी सुर पे वॉल्यूम बढ़ सकता है और उसी सुर पे वॉल्यूम नीचे भी जा सकता है, पिच ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो हमारे लिए एक अभिनेता के लिए जो सुरों का उतार चढ़ाव है, पिच और वॉल्यूम का जो खेल है, वही हमारा जिसको कहते हैं सरगम है, पलटा है, कि हम एक ही डायलॉग किस वॉल्यूम में किस सुर में बोल रहे हैं। अगर मैं रविंद्र भवन किसी ने देखा हो या छोटा सा ऑडिटोरियम सम्मुख में अगर मैं एक शो कर रहा हूं और वही शो मैं कमानी में कर रहा हूं, तो एक अभिनेता के नाते और पिच और वॉल्यूम और सुर और लय की जानकारी होने के नाते मैं बहुत अच्छे से डिसाइड कर लूंगा कि आज मैं कमानी में हूं तो अभी मेरा वॉल्यूम कितना होना चाहिए और पिच कितना होगा कि वो पीछे वाले दर्शक मुझे सुन सकें। और अगर मैं सम्मुख में हूं और वही कमानी वाला वॉल्यूम और पिच रखूंगा तो ऐसा लगेगा मैं चिल्ला रहा हूं। तो मेरे लिए तो यही गाना बजाना हो गया ना, कि सम्मुख के ऑडिटोरियम में जब ऑडियंस 2 फीट की दूरी पे है और 20 फीट की दूरी से शुरू हो रहा है अपना ऑडिटोरियम, तो मैं कितना बोलूंगा, मैं कितना ऊंचा और कितना नीचा खेलूंगा। तो इस ऊंचे नीचे का जो खेल है ना, उतार चढ़ाव का, यही मेरा गाना बजाना है। बाकी मैं गाना बजाना कर लूंगा, कुछ डायलॉग आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, चीजें आ जाएंगी। तो जैसे एक उदाहरण के लिए समझते हैं कि एक बार मेरे साथ ये हुआ था, हम राम की शक्ति पूजा पढ़ रहे थे और उसमें राम और विभीषण का एक संवाद है। राम और विभीषण के संवाद में विभीषण जो है वो धीरे से शुरू होता है और उकसाता है वो कि राम का विषण नानन देखते हुए कुछ क्षण हे सखा, विभीषण बोले। अब ये हे सखा, विभीषण हे सखा दोस्त कह के वो संबोधित कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर यही मैं करना कि विभीषण बोले हे सखा, तो विभीषण ऐसा नहीं बोलेंगे हे सखा, विभीषण बोले हे सखा। अब वो जो हे सखा बोले, इसी पे हम रुक जाए बार बार, बोले नहीं नहीं विभीषण अभी अभी शुरू हुआ है, वॉल्यूम कम रखो। वॉल्यूम जैसे ही कम रखने के लिए बोले ना, तो हम लोग हे सखा तो आता नहीं था कुछ, तो हे सखा भी नहीं थी, कम हो जाए। बाद में चीजें समझ में आई कि नहीं नहीं वॉल्यूम। अब राम का विषण नानन देखते हुए कुछ क्षण हे सखा, विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर अब धीरे बढ़, तूण सब वही तीर में है, तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही वक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित। अब ये जब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ने, वो जो मेरा सरगम हो रहा है कि सारे गमा पथ निशा में कर रहा हूं, और जब अंत में वो कहते हैं कि बैठा दुख सीता को उपवन में देगा कल कुजित पिक मैं बना किंतु लंकापति। अब ये जब लास्ट में विभीषण आता है, मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव, धिक धिक, वो फिर सखा से धिक पे आता। तो ये जब सिखाया जाता था हमें, आज एक उम्र के साथ समझ में आती है बातें कि उस समय हमें एक्चुअली गाना बजाना सिखाया जा रहा था। एक्चुअली ये संवाद का जो अनुशासन हमारे अंदर भरा जा रहा था हमारे गुरुओं द्वारा, वो हमारा गाना बजाना था, वो हमारा संगीत था। हमारा संगीत सिर्फ उतना नहीं, मेरी लड़ाई हो जाती है कई बार कि हम जैसे ही बोलते हैं किसी वर्कशॉप में या किसी विद्यालय में और ये बोलते हैं कि आओ म्यूजिक की क्लास में चलते हैं, संगीत की क्लास में, तो हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते कि 2 गाने तुम मुझे सिखा लो, 2 गाने मैं तुम्हें सिखा लूं। अगर 4-4 गाने सीख करके संगीत समझ में आ जाए, नाट्य संगीत, रंग संगीत नहीं है, बहुत दूर की बात है, उसमें भी ध्वनि पे जाएंगे तब तो आधे अधूरे। अगर आप लय में नहीं हैं तो आप वेटिंग फॉर गोदो नहीं कर सकते, अगर आप लय में नहीं हैं तो आप आधे अधूरे ढंग से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनके बीच, संवादों के बीच जो लयकारी चल रही है ना, अगर अंदर लय नहीं भरा होगा तो वो टाइमिंग जो है वेटिंग फॉर गोदो का, या टाइमिंग जो आधे अधूरे लहरों के राजहंस का, तुगलक का, वो आप नहीं समझ सकते। फिर वो मजा नहीं आएगा कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी धारासार वर्षा। ये बोलने के लिए भी लय चाहिए, नहीं तो इतना बुरा लगेगा। फिर तो आप, मैं वही हर बार कहता हूँ, ओम जय जगदीश भी हरे भी पढ़ेंगे और हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे तो बहुत खराब लगेगा सुनने में, अगर आप लय में नहीं है। तो मेरे लिए अभिनेता का सुरीला होना सबसे पहले लय का मामला है,
फिर गाने बजाने का, फिर आप साधिए ना, सरगम कीजिए। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सब लोग परिचित हैं, कई अभिनेता आपके साथ ऐसे हैं जो बिल्कुल गाना नहीं गाते, लेकिन वो कितने अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं। लेकिन वो गाना नहीं गाते इसका मतलब ये नहीं कुछ समझते नहीं है। तानसेन होना जरूरी है, तानसेन होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुनते हैं बहुत अच्छा, श्रोता बहुत अच्छे हैं, एक अभिनेता को बहुत अच्छा श्रोता होना जरूरी है। कानसेन जितने अच्छे आप होंगे, आप उतने अच्छे सुर और लय का खेल करेंगे। हाँ, लयदार होना जरूरी है। और लय के बारे में जो एक बात कही गई है वो शाश्वत सत्य है कि सुर तो कोई भी सिखा देगा। हो सकता है गाना आप सीख लें दूसरों के द्वारा, गाना मैं सिखा सकता हूँ, मैं सीख भी सकता हूँ। लय में अगर आप नहीं है और लय अंदर नहीं है शुरू से, दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। बहुत मुश्किल है, लय आपको खुद सीखना पड़ेगा। आपने तो सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। नहीं, बिल्कुल सोचने वाली बात है। लय हमारे ही अंदर है। अगर लय में आप नहीं है ना, मैं आपको बता सकता हूँ, लय सिखा नहीं सकता। लय की देखिए, लय की बारीकियां सिखाई जा सकती हैं। 10 मात्रा, 12 मात्रा, 7 मात्रा, पंचम सवारी है ना, ये आड़ा चौताला, एक ताल, ये बाद की चीजें हैं। लेकिन पहले 1 2 3 4 ये कौन सिखाएगा? ये धक 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 चलना कौन सिखाएगा? लय में चलना अगर ये नहीं हो पाया, मैंने बड़े बड़े रियाजी देखे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, उतना मैं इस जन्म में सोच भी नहीं सकता गाने के लिए। उनमें से कई को मैं जानता हूं जो बेताले हैं, सारा गाना बजाना बेकार है, कुछ नहीं कर सकते अगर आप बेते। मैं 2 इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को जानता हूं जो बजाते बहुत अच्छा है, सितार बजाते हैं। एक सितार वाले को जानता हूं, बहुत सुरीला बजाता है, बेताला है। अभी बताओ, सब बेकार हो। बहुत जोर से बादल गरजा है मेरे ऊपर। अचानक मौसम बदला है, बहुत जोर से। हाँ, बारिश होने वाली है। तो आपको लय कहां से लाएंगे? हम बता सकते हैं, लय समझाया जा सकता है, लेकिन लय घुसाया नहीं जा सकता। अगर यहाँ है तो है, नहीं है तो वो फिर ऊपर की ही तो चमत्कारी शक्ति है जो आपको लय बता सकती है। तो थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा जी। यदि ये कहा जाए कि किसी भी अभिनेता को पहला यदि उसका पाठ हो तो वो लय को सीखने और समझने का ही पाठ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से उसकी क्लास शुरू होनी चाहिए, गाने से शुरू नहीं होनी चाहिए। गाना, गला, देखिए गला क्या है? गला एक हथियार है। हम इसको जितना शार्प करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना बढ़िया हम गाने लग जाएंगे, है ना? आप करिए, नहीं करेंगे नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लय जो है वो कोई हथियार नहीं है, वो वरदान है। मैं हमेशा बोलता हूँ लय एक वरदान है, बाकी चीजें हथियार है। आप उसको तेज करते रहिए, लड़िए। अच्छा, ये बताइए सर कि कैसे जाना जाए कि कोई लय में है या नहीं है? वाह ये सवाल ऐसा है ना कि कैसे जाना जाए। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 2 तरीके से जाना जा सकता है। उसके पहले मैं बताऊं, आपने कभी रसगुल्ला खाया है या जलेबी खाई है? जी, खाई है। अच्छा, तो जलेबी का स्वाद सभी ने खाया होगा। जलेबी का स्वाद कैसा है? खट्टा मीठा। हाँ, खट्टा मीठा सा। मीठा, खट्टा भी, मीठा भी, और मीठा होता है। तो आपने मुझे बोला कि मीठा है, तो मैंने पूछा मीठा क्या, मतलब मीठा क्या? आप मीठा डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? मीठा मतलब मीठा। स्वाद को कैसे? हाँ, मीठा मतलब मीठा। तो आप मुझे कैसे, मैंने मीठा जीवन में कभी नहीं खाया है, मुझे नहीं मालूम है मीठा क्या है, और मैं बोलूं कि मुझे बताइए मीठा क्या है, आप मुझे कैसे बताएंगे? क्या करेंगे मेरे साथ आप कि मुझे पता चल जाए कि मीठा? या तो मैं मीठा खिला सकती हूँ या बताने की कोशिश कर सकती हूँ। लेकिन आप कुछ भी कोशिश करें, जब तक मैं मिठाई खा न लूं या मैं मीठा जान न लूं, है ना, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। और जब मुझे मीठा समझ में आ जाएगा कि मीठा क्या होता है, तो मिठाई के कितने प्रकार होते हैं, धीरे धीरे मैं जानने लग जाऊंगा जी। तो लय जो है ना, वो एक ऐसी मिठास है कि आपको जिसके अंदर है वो खुद आनंदित होता रहता है, और जब दूसरे को बताएगा तो ये आप बता नहीं सकते, आप सिर्फ कह सकते हैं कर लो। जब तक आप करोगे नहीं, और करने के लिए आपको हिलना डुलना पड़ेगा, और जब हिलना डुलना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, तो आप करके ही जान सकते हैं। लय को समझने के लिए आपको आंगिक गतियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई बड़ी कमाल की, जब मैंने कहा कि आंगिक गतियों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी यहाँ बहुत सारे अभिनेता भी होंगे, निर्देशक हमारे गुरुजन तो हैं ही यहाँ। अभिनेता को जब कोई चरित्र करने को दिया जाता है, वो सबसे पहले क्या करता है? हम कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं? हम क्या देखते हैं? अभिनेता सबसे पहले उसके शरीर को देखता है, हम उसकी बाहरी नकल करते हैं। और बाहरी नकल में जो सबसे बड़ी चीज आती है, अगर आप लय में नहीं है तो आप किसी चरित्र का नकल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी के हर चरित्र के चलने का
अलग तरीका है, सबकी गतियां अलग हैं। अभी मुझे सिंपल उदाहरण में अगर मेरे दिमाग में इस समय जो आ रहा है कि आषाढ़ का एक दिन में कालिदास और विलोम क्या दोनों एक ही लय में चलते होंगे क्या? क्या विलोम अपने चलने की गति से, लय से अलग नहीं होगा कालिदास से? बिल्कुल होगा, वो अलग तरीके से चलेगा। आप जैसे भी कर लो, अगर एक ही नाटक में दो चरित्र हैं, क्या दोनों की गतियां एक होंगी? तो आंगिक गतियों का निर्वाह करने के लिए और आंगिक गतियों को सीखने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एक अभिनेता के सामने, वो है लय। अगर आप लय में नहीं हैं, तो आप किसी चरित्र को भी ढंग से आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो मिठास है, आपको खाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता। दूसरा आदमी जब तक लय अंदर उस मिठास को आपने समझ नहीं लिया, आ नहीं गया, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि रसगुल्ला भी मीठा होता है, गुलाब जामुन भी मीठा होता है, 10 मात्रा भी होता है, 12 मात्रा भी होता है, लेकिन